मध्य पूर्व की राजनीति में एक अजीब सा विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ है इजराइल, जिसे अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी माना जाता है। दूसरी तरफ है ईरान, जो लगातार इजराइल और अमेरिका दोनों का खुलकर विरोध करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दुश्मनी हमेशा से थी, या इतिहास में कोई ऐसा मोड़ आया जिसने दोनों देशों को कट्टर दुश्मन बना दिया? इसमें एक सवाल और बार बार सामने आता है। जब लगभग सभी मुस्लिम देश किसी न किसी रूप में अमेरिका के साथ खड़े दिखाई देते हैं, तो ईरान ही क्यों है जो खुले तौर पर अमेरिका और इजराइल का विरोध करता है? क्या ये सिर्फ धर्म की वजह से है, या इसके पीछे इतिहास, राजनीति और पहचान की एक गहरी कहानी छिपी है? इस कहानी को समझने के लिए हमें लगभग 70 साल पीछे जाना होगा। आइए पहले आपको इजराइल की कहानी बताता हूँ। इस नए राष्ट्र का जन्म कब और किन कारणों से हुआ, ये समझने के बाद ही आपको वर्तमान मामला समझ आएगा। इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा पहले विश्व युद्ध और उससे भी पहले के यूरोप तक। पार्ट 1, यहूदियों का बिखराव। हजारों साल पहले यहूदी लोगों का अपना एक राज्य था, जिसे प्राचीन इजराइल या जूडिया कहा जाता था। लेकिन रोमन साम्राज्य के दौर में यहूदियों को वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद सदियों तक यहूदी अलग अलग देशों में फैल गए। इस घटना को इतिहास में कहा जाता है जूइश डायस्पोरा। यूरोप, रूस और मध्य पूर्व में फैले यहूदियों को अक्सर भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता था। पार्ट 2, ज़ायनिज़्म आंदोलन। 19वीं सदी के अंत में यहूदियों के बीच एक नया विचार उभरा, ज़ायनिज़्म। इस विचार का मुख्य उद्देश्य था, क्यों न यहूदियों के लिए अलग से एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए। ज़ायनिज़्म आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1897 में स्विट्जरलैंड के बेज़िल में थियोडोर हर्ट्ज़ल द्वारा आयोजित प्रथम ज़ायनिस्ट कांग्रेस के साथ हुई थी। इस आंदोलन का मानना था कि यहूदी लोगों को सुरक्षित भविष्य के लिए अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि फिलिस्तीन में वापस जाना चाहिए। यहाँ से उनको पहले निकाला गया था। उस समय फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। पार्ट 3, ब्रिटेन का वादा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, 1917 की बैलफोर घोषणा। इस घोषणा में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए राष्ट्रीय घर बनाने का समर्थन किया। पहले विश्व युद्ध के बाद खुद ऑटोमन साम्राज्य टूट गया, जिसका कभी फिलिस्तीन पर नियंत्रण था। स्वाभाविक, अब फिलिस्तीन का नियंत्रण ब्रिटेन के पास आ गया। इसके बाद बड़ी संख्या में यहूदी लोग यूरोप से फिलिस्तीन आने लगे। पार्ट 4, दूसरा विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट। द्वितीय विश्व युद्ध ने इस मुद्दे को और तेज कर दिया, क्योंकि इस दौर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। नाजी जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर ने करीब 6 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी। इस नरसंहार को इतिहास में कहा जाता है होलोकॉस्ट। इसके बाद दुनिया भर में यहूदियों के लिए एक सुरक्षित राष्ट्र बनाने की मांग और तेज हो गई। अब क्योंकि पहले फिलिस्तीन पर अरबों का नियंत्रण था, तो वहां पर अब अरब लोग भी बड़ी संख्या में बस गए थे। तो अब यहूदियों और अरब जनता में टकराव होना तय था। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक योजना प्रस्तावित की, फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने की योजना। एक हिस्सा यहूदी राज्य यानी इजराइल और दूसरा हिस्सा अरब फिलिस्तीनी राज्य। लेकिन अरब देशों ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद 14 मई 1948 को इजराइल ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके तुरंत बाद मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और अन्य अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये था पहला अरब इजराइल युद्ध। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इजराइल इस युद्ध में जीत गया। उम्मीद है यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। आइए अब ईरान पर आते हैं। 1979 से पहले का ईरान। आज ये सुनकर हैरानी होती है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ईरान और इजराइल के संबंध खराब नहीं थे। 1950 से 1979 तक ईरान पर शासन था मोहम्मद रजा पहलवी का। वो एक पश्चिम समर्थक शासक थे और अमेरिका के करीबी सहयोगी थे। उस दौर में ईरान और इजराइल के बीच गुप्त सहयोग था। दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करते थे। व्यापारिक संबंध भी मौजूद थे। असल में उस समय मध्य पूर्व की राजनीति में ईरान, इजराइल और अमेरिका एक ही रणनीतिक धुरी में थे। लेकिन फिर 1979 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दिशा बदल दी। 1979 में ईरान में आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई। इस क्रांति ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि राज्य की पूरी पहचान बदल दी। नई सरकार ने अपनी विचारधारा 3 स्तंभों पर बनाई: पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध, इजराइल की वैधता को अस्वीकार करना
और शासन को शिया इस्लामी राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित करना। इसी के बाद ईरान ने इजराइल को अवैध राज्य कहना शुरू कर दिया। ईरान ने इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए और खुले तौर पर फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा हो गया। यहीं से ईरान और इजराइल की दुश्मनी की शुरुआत हुई। लेकिन आप सोच रहे होंगे, अब अमेरिका इस संघर्ष में क्यों कूद गया है? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है इजराइल के साथ रणनीतिक गठबंधन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका इजराइल को मध्य पूर्व में अपना सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है। दूसरा कारण है ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा। अमेरिका और इजराइल को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन बदल जाएगा। तीसरा कारण है क्षेत्रीय शक्ति संतुलन। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान मध्य पूर्व में अत्यधिक शक्तिशाली बन जाए। इसी कारण अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है, ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है और क्षेत्र में अपनी मैलीय सैन्य मौजूदगी बनाए रखता है। अब ये समझिए कि पूरी दुनिया के बाकी इस्लामिक राष्ट्र अमेरिका या इजराइल के खिलाफ ईरान का साथ क्यों नहीं देते? ईरान ही क्यों अलग साइड ले रहा है, जबकि बाकी मुस्लिम देश अमेरिका के साथ है? इस कहानी को समझने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण पहलू देखना होगा, सुन्नी और शिया विभाजन। ये विभाजन शुरू हुआ 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद। असल सवाल था, मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व किसे करना चाहिए? सुन्नियों का मानना था कि नेतृत्व सबसे योग्य साथी को मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने अबू बकर को चुना। लेकिन शियाओं का मानना था कि नेतृत्व पैगंबर के परिवार को मिलना चाहिए, विशेष रूप से अली को। समय के साथ ये राजनीतिक मतभेद एक धार्मिक और वैचारिक विभाजन में बदल गया। आज दुनिया में लगभग 85 से 90% मुसलमान सुन्नी हैं, जबकि 10 से 15% शिया हैं। ईरान लगभग 90 से 95% शिया है, जबकि अधिकतर अरब देश सुन्नी बहुल हैं। आपको एक और दिलचस्प बात समझाता हूं। शिया इस्लाम में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, छिपे हुए इमाम की अवधारणा। 12वर शिया मानते हैं कि 12वें इमाम गायब हो गए थे और भविष्य में मेहदी के रूप में वापस आएंगे। लेकिन इससे एक राजनीतिक समस्या पैदा हुई। जब इमाम मौजूद नहीं है तो शासन कौन करेगा? सदियों तक शिया विद्वानों ने सीधे शासन से दूरी बनाए रखी। वे समाज को नैतिक मार्गदर्शन देते थे, लेकिन सत्ता अपने हाथ में नहीं लेते थे। 1979 की क्रांति के बाद आयतुल्लाह खोमैनी ने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, विलायत ए फकीह, यानी इस्लामी विद्वान की संरक्षकता। उनका तर्क था कि जब तक इमाम वापस नहीं आते तब तक एक वरिष्ठ शिया धार्मिक विद्वान राज्य का नेतृत्व करेगा। इसके परिणाम स्वरूप ईरान में बना एक सुप्रीम लीडर का पद, धार्मिक संस्थाओं की राजनीतिक निगरानी और शिया कानून पर आधारित राज्य व्यवस्था। ये मॉडल मुस्लिम दुनिया में बिल्कुल अनोखा है, मगर दूसरी तरफ कोई भी सुन्नी देश धार्मिक विद्वानों की इतनी सीधी राजनीतिक सत्ता नहीं देता। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि ईरान बाकी देशों से इतना अलग क्यों है। अब धर्म से आगे बढ़कर बात आती है भू राजनीति की। क्योंकि ईरान का राज्य शिया विचारधारा पर आधारित है, इसलिए वो खुद को दुनिया भर के शिया समुदायों का रक्षक मानता है। इसी कारण ईरान समर्थन देता है इराक के शिया समूहों को, लेबनान में हिजबुल्लाह को और यमन के हौथी आंदोलन को। दूसरी ओर सुन्नी राजतंत्र, विशेष रूप से सऊदी अरब, इसे अपने लिए खतरे के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनकी वैधता को चुनौती देता है, सुन्नी प्रभुत्व को कमजोर कर सकता है और उनके देशों के भीतर अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसलिए जो दिखता है कि ये सिर्फ सुन्नी बनाम शिया संघर्ष है, असल में वो है धर्म प्लस राजनीतिक वैधता प्लस क्षेत्रीय शक्ति की प्रतिस्पर्धा। एक और परत है सभ्यतागत पहचान। ईरान अरब नहीं है, वो है फारसी सभ्यता का देश, जिसकी भाषा फारसी है और जिसका साम्राज्यिक इतिहास इस्लाम से भी पुराना है। इसके विपरीत मध्य पूर्व के अधिकतर देश अरब हैं। इसलिए ईरान अलग दिखाई देता है, जातीय पहचान में, भाषा में, ऐतिहासिक स्मृति में और धार्मिक दृष्टिकोण में। अब सवाल आता है कि अगर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध इतना मजबूत है तो बाकी मुस्लिम देश ऐसा क्यों नहीं करते? असल कारण धर्म नहीं बल्कि सत्ता की स्थिरता है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब अमेरिका के साथ सुरक्षा साझेदारी रखता है और 1945 से तेल सुरक्षा समझौता चला रहा है। जॉर्डन एक छोटा और संसाधन गरीब देश है जो अमेरिकी सहायता पर निर्भर है। मिस्र 1978 के कैंप डेविड समझौते के बाद सामरिक दृष्टि से अमेरिका के साथ जुड़ गया
और उसे भारी सैन्य सहायता मिलती है। इन देशों की प्राथमिकता है राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा। उम्मीद है अब तो आपको समझ आ गया होगा कि आज ईरान और इजराइल क्यों लड़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को हाई पॉइंट देना मत भूलना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।